नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। सीएम पुष्कर सिंह धामी चमोली के देवली बगड़ पहुंचे, जहां क्षेत्र की स्थानीय जनता ने सीएम धामी का भव्य स्वागत किया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय महिलाओं और परंपरागत वेशभूषा में सजे बच्चों से संवाद किया। सीएम धामी ने कहा कि मातृशक्ति के स्नेह दिल, आशीर्वाद और अपनेपन ने उन्हें भाव विभोर कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें यहाँ भोटिया जनजाति की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के दर्शन हुए, जिनकी मुस्कान और संस्कृति के प्रति जागरूकता हमारे उत्तराखंड की जीवंत परंपराओं का प्रतीक है। भूवैकुंठ धाम बद्रीनाथ के कपाट विधि विधान के साथ ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए गए हैं। कपाट खुलते ही धाम जय बद्री विशाल के जयकारों की गूंज से गूंज उठा। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी कपाट खुलने के मौके पर बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने भगवान बद्री विशाल की पूजा कर सबकी सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। भगवान हरि विष्णु की पावन भूमि बद्रीनाथ धाम के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए गए हैं। 40 कुंतल फूलों के श्रृंगार से अद्भुत नजर आ रहे धाम के कपाट तय मुहूर्त में सुबह 6 बजे खोले गए। कपाट खुलते ही धाम जय बद्री विशाल के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। इस अवसर पर धाम में मौजूद देश दुनिया के लगभग 15,000 श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई, जिससे भक्ति भाव में डूबे श्रद्धालु आह्लादित नजर आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कपाट खुलने के मौके पर बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने विधि विधान से भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना की। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से पहली महाभिषेक पूजा कर देश और राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में लक्ष्मी मंदिर, गणेश मंदिर, आदि गुरु शंकराचार्य गद्दी सहित सभी मंदिरों में पूजा अर्चना की। भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने पर सीएम धामी धाम में मौजूद उत्साहित श्रद्धालुओं के बीच पहुंचे और तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं के अभिवादन के साथ ही उनसे यात्रा व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया। मुख्यमंत्री ने देवभूमि उत्तराखंड आने वाले सभी श्रद्धालुओं से हरित और स्वच्छ चारधाम यात्रा के लिए राज्य को पूरा सहयोग देने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सकुशल चारधाम यात्रा और श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्थाओं का राज्य सरकार ने हर स्तर पर प्रयास किया है। सीएम धामी ने सभी श्रद्धालुओं की सुगम सुरक्षित चारधाम यात्रा की कामना की। भगवान बद्री विशाल के आज कपाट पूरे विधि विधान से खुल गए हैं। भगवान के दर्शन पूजन प्रारंभ हो गए हैं। पूरे देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं, तीर्थयात्री आए हैं। सभी में बहुत उत्साह है और सभी व्यवस्थाएं मंदिर समिति के द्वारा, हमारे सभी हितधारकों के द्वारा, तीर्थ पुरोहितों के द्वारा, हमारे धार्मिक कार्यों में जो लोग अपना सहयोग करते हैं उनके द्वारा, यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा, सभी ने भव्य यात्रा को बनाने के लिए सभी प्रबंध यहाँ पर किए हुए हैं। मैं सभी तीर्थयात्रियों का, श्रद्धालुओं का, सबका भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने पर चारधाम यात्रा में आने पर सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी यात्रा सकुशल संपन्न हो, बिना किसी बाधा के, बिना किसी विघ्न के, कम से कम परेशानी के हो। पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम, निकट गंगा बहत निर्मल, श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम।
अर्थात धीमी सुगंधित हवा के बीच स्वर्ण शोभित मंदिर, पास में बहती निर्मल गंगा और यहाँ विराजते विश्व का भरण करने वाले भगवान बद्रीनाथ। हिमालय की गोद में बसे दिव्य बद्रीनाथ धाम में पहुंचकर आध्यात्मिक ऊर्जा और आस्था की अलौकिक अनुभूति होती है। और अब अगले 6 महीने ग्रीष्मकाल में भगवान बद्री विशाल के धाम आने वाले श्रद्धालु इसी अद्भुत आनंद का अनुभव करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। चारधाम यात्रा के लिए देश विदेश से लगातार श्रद्धालु उत्तराखंड आ रहे हैं। श्रद्धालुओं को सरल तरीके से दर्शन कराए जाने की टोकन व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं को टोकन दिए जा रहे हैं और उनको सूचित किया जा रहा है कि वो दिए गए टोकन के अनुसार मिले स्लॉट के समय में ही लाइन में लगे। लाइन व्यवस्था के प्रबंधन के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है। श्रद्धालुओं ने इस बार की व्यवस्थाओं की जमकर सराहना की है। श्रद्धालुओं का कहना है कि इससे पहले भी वो चारधाम यात्रा पर आए हैं, लेकिन इस बार व्यवस्थाएं अच्छी हैं, चाहे साफ सफाई हो या फिर बात टोकन व्यवस्था की हो। मैं 15वीं बार केदारनाथ धाम आया हूँ और मैंने इस बार ये पाया कि यहाँ पर साफ सफाई और प्रशासन की तरफ से जो सुविधाएं दी जा रही हैं भक्तों को, वो आज तक नहीं दी गई। तो सीएम साहब का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और यहाँ के लोगों का, जिन्होंने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है। बहुत अच्छा लगा, बाबा के बड़े अच्छे दर्शन हुए। टोकन हम लोगों ने लिया था, सुबह हमको 8 से 9 का टोकन स्लॉट था, बहुत अच्छे दर्शन हुए। मैं केदारनाथ आज 5वीं बार आया हूँ मेरे 2 बड़े भाइयों के साथ। हर बार तो मेरे को दर्शन बहुत अच्छी तरीके से होते थे, लेकिन इस बार जो यहाँ व्यवस्था थी और ये जो नया कॉरिडोर इस बार बनाया गया है, ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और जो दर्शन है वो तो हर बार की तरह बेहतरीन हुए मुझे। और जितने भी यहाँ व्यवस्था है, ये भंडारे की, ये सब कुछ जो पुलिस प्रशासन है, सब कुछ बहुत ही बेहतरीन हुआ है। मैं आशा करता हूँ आप सब भी 2025 में केदारनाथ धाम की यात्रा करेंगे और यहाँ पर रहने से लेके खाने पीने की सभी व्यवस्था बहुत अच्छी है। मैं फर्स्ट टाइम आया था 3 साल पहले, पर मैं बहुत टाइम बाद आया हूँ, तो मेरा सेकंड टाइम है। तो मतलब पहले आया था और अब आया हूँ ना, काफी डिफरेंस मिला है उस चीज में। काफी चीजें नई बनी है और काफी चीज मतलब सफाई के मामले में भी लेते हैं तो बहुत सफाई है। पिछले साल से तो बहुत कंपेयर करें तो काफी अच्छा मतलब इस बार है। खाने से लेकर ले सकते हैं, टोकन सुविधा बहुत अच्छी करी है। इस बार सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है, मतलब पहले के मुकाबले काफी अच्छी है। केंद्र सरकार ने ज्योतिर्मठ को आपदा से सुरक्षित करने के लिए 291 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धनराशि को मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि केंद्र सरकार ने धनराशि जारी करने में देरी कर दी है। ज्योतिर्मठ पुनर्निर्माण को 291 करोड़ रुपए मंजूर। धामी बोले पूरे होंगे काम, तकलीफें होंगी दूर। सीएम ने पीएम गृह मंत्री का जताया आभार। कांग्रेस का निशाना, बड़ी देर कर दी सरकार। जोशीमठ, जिसका नाम उत्तराखंड की धामी सरकार ने 2024 में ज्योतिर्मठ कर दिया था, जनवरी 2023 में भूधसाव के कारण आई आपदा से प्रभावित हुआ था। ज्योतिर्मठ के कई भवनों में भूधसाव के कारण बड़ी दरारें दिखाई देने लगी थीं। ज्योतिर्मठ के 22% भवन भूधसाव से प्रभावित हुए थे, जिस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा से हुए नुकसान और पुनर्निर्माण के आकलन के निर्देश दिए थे। सीएम के निर्देश पर किए गए आकलन के आधार पर केंद्र सरकार को पुनर्निर्माण कार्यों के लिए वित्तीय मदद का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसके आधार पर केंद्र सरकार ने ज्योतिर्मठ को आपदा से सुरक्षित करने के लिए 291.15 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की है। मुख्यमंत्री धामी ने केंद्र से धनराशि मंजूर किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है। सीएम धामी ने कहा है कि इससे ज्योतिर्मठ के आपदा प्रभावित क्षेत्र को सुरक्षित रखने के साथ ही स्थानीय निवासियों और देश विदेश से भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित विश्राम हेतु स्थल उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही भगवान बद्री विशाल के शीतकालीन प्रवास नरसिंह मंदिर के आसपास के निवासियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सकेगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि फरवरी माह 2023 में आपदा के कारण से कई सारे हमारे ज्योतिर्मठ के क्षेत्र में अनेक स्थानों पर लगभग 20% स्थान ज्योतिर्मठ का आपदा की चपेट में आ गया था, भूधसाव हुआ था, दरारें आई थी। उसके लिए भारत सरकार की बहुत सारी एजेंसियां और राज्य सरकार की एजेंसियां, आपदा न्यूनीकरण, एनडीएमए
अनेक एजेंसियों ने काम किया, बाडिया इंस्टीट्यूट, रुड़की, IIT, और उन्होंने एक सर्वे करने के बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी कि नवनिर्माण पुनर्निर्माण किया जाना है। उसके आधार पर हमने भारत सरकार से निवेदन किया था, प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, कि हमको जो है यहाँ पर आपदा के मद में धनराशि दी जाए, और 1700 करोड़ रुपए की धनराशि यहाँ पर स्वीकृत हुई है, और उस राशि से यहाँ पर सीवरेज का काम होगा, सुरक्षा के काम होंगे, नवनिर्माण पुनर्निर्माण के काम होंगे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि 2 साल से अधिक समय से सरकार ज्योतिर्मठ के आपदा प्रभावित लोगों को आश्वासन ही दे रही है, और अब इतने इंतजार के बाद मॉनसून करीब आने के समय पुनर्निर्माण के लिए धनराशि मंजूर की गई। कांग्रेस का कहना है कि लगता है अभी पुनर्निर्माण कार्यों के लिए ज्योतिर्मठ वासियों को और लंबा इंतजार करना होगा। 2.5-3 वर्ष से जोशीमठ के लोग भयावह स्थिति में जी रहे थे, भयानक स्थिति थी, और 2.5-3 साल से जो मांग कर रहे थे, अब जाकर पैसा आया है, वो भी सरकार ने घोषणा की है। लगता यह है कि फाइलों में ही पैसा आया है, और ये 291 करोड़ रुपया जो बताया जा रहा है कि जोशीमठ के लिए आया है, कब खर्चेंगे? मौसम विभाग का कहना है कि प्री मानसून आ गया है, अगले माह से मानसून आ जाएगा, और मानसून भी अबव नॉर्मल, मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि अबव नॉर्मल मानसून है, तो कब काम आरंभ होगा? हिंदू आस्था का केंद्र ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिहाज से भी बेहद अहम पड़ाव है। ऐसे में आपदा से प्रभावित इस नगर के पुनर्निर्माण के कामों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी धनराशि मंजूर की है, जिससे अस्थिर क्षेत्रों को स्थिर करने और शहर की जल निकासी और सीवरेज प्रणाली में सुधार करने के लिए परियोजनाओं पर काम शुरू होगा। साथ ही घरों और बुनियादी ढांचे के विध्वंस और पुनर्निर्माण से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को शुरू करने में भी मदद मिलेगी। देखना होगा कि 2 साल से अधिक समय से इसकी बाट जोह रहे ज्योतिर्मठ वासियों के लिए धरातल पर ये काम कब तक शुरू होंगे। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र में PMGSY के तहत निर्माणाधीन मोटर मार्ग का निरीक्षण किया। मंत्री गणेश जोशी ने सहस्त्रधारा से सरोना और सुवाखोली से सरोना मोटर मार्ग पर चल रहे निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। मंत्री जोशी ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्माण कार्य में उच्च गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मंत्री ने कहा कि गुणवत्ता को लेकर किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अब हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। शंकराचार्य ने कहा कि राहुल गांधी संसद में कहते हैं कि बलात्कारी को बचाने का फॉर्मूला संविधान में नहीं, आपकी किताब यानी कि मनुस्मृति में लिखा है। वहीं भाजपा विधायक विनोद चमोली ने शंकराचार्य की इस घोषणा को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी सनातन पर आक्रमण करेंगे और राम के अस्तित्व को नकारेंगे तो ऐसे निर्णय लेना स्वाभाविक है। विनोद चमोली ने कहा कि ऐसा लगता है मानो राहुल गांधी एंटी हिंदू एजेंडा चला रहे हैं। शंकराचार्य जी का अपना दृष्टिकोण है, और स्वाभाविक बात है कि वो हिंदुओं के धर्मगुरु माने जाते हैं। जब आप सनातन पर आक्रमण करेंगे और राम के अस्तित्व तक को नकारेंगे तो निश्चित तौर पर इस प्रकार के निर्णय लिए जाएंगे। और मेरा ये मानना है कि कहीं न कहीं राहुल गांधी एक एंटी हिंदू एजेंडा चला रहे हैं, और जहाँ पर भी उनसे हो सकता है वो कहीं न कहीं हिंदू मान्यताओं का अपमान करने में चूकते नहीं है। इस बार भी उन्होंने ऐसे ही किया है। नैनीताल में 12 साल की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म की घटना और कर्नाटक में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में टिहरी के चंबा और बौराड़ी में विहिप और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं ने कट्टरपंथी असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर उन्हें फांसी देने की मांग की। देहरादून में माता वाला बाग बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। लोगों ने हाथों में काले झंडे लेकर महंत देवेंद्र दास के खिलाफ नारेबाजी की और सहारनपुर चौक से माता वाला बाग तक विरोध प्रदर्शन किया। अधिवक्ता अमित तोमर के नेतृत्व में निकाली गई रैली में सर्व समाज के लोग शामिल हुए। पूरे मामले को लेकर अधिवक्ता अमित तोमर का कहना है कि माता वाला बाग पूरी तरह से आमजन के लिए बंद कर दिया गया है।
अमित तोमर ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए मातावाला बाग आम जनता के लिए पहले की तरह खोले जाने की मांग की है। 16 तारीख को 16 मार्च 2025 को एक बहुत बड़ी घटना होती है। रात के समय जेसीबी लाई जाती है और कुछ असामाजिक तत्व, क्योंकि हर वर्ष होली के उपरांत झंडे का मेला लगता है, उस समय बहुत सारे लोग संगत के रूप में आते हैं जो बहुत सज्जन लोग होते हैं। उन्हीं की आड़ लेकर कुछ लोगों ने जेसीबी लगाई वहाँ पर और हमारा जो प्राचीन मंदिर था हनुमान जी का, उसको तोड़ दिया गया, उस पर पैर रख के चढ़ा गया और उसको पूरी मूर्ति को खंडित कर दिया गया। उसके उपरांत जो अखाड़ा था उसको पूरा उखाड़ दिया गया और अगले दिन से वहाँ पे ताले मार दिए गए। पहले मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हैं जो यात्रा खुलते ही चारों धामों पर स्वयं गए, धर्म की रक्षा के लिए आ गया है। और ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री के राज्य में यदि हमारे आराध्य प्रभु हनुमान जी का मंदिर खंडित किया जा रहा है और कोई मुकदमा नहीं लिखा जा रहा, तो आप समझिए। डोईवाला में आदर्श संस्था की ओर से आयोजित गोष्ठी में जल, जंगल, जमीन और पर्यावरण को बचाने का संकल्प लिया गया। इसी कड़ी में एक पौधा भी रोपा गया है। लच्छीवाला गेस्ट हाउस में आयोजित गोष्ठी में मुख्य अतिथि ब्रह्म संविदा बोर्ड के अध्यक्ष कैलाश पंत ने कहा कि जल, जंगल, पर्यावरण को संरक्षित करना हम सभी का नैतिक कर्तव्य है। अगर पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हमारा जीवन भी सुरक्षित रहेगा। आज आदर्श संस्था द्वारा लच्छीवाला वन रेंज में जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक अभियान भी है, नारा भी है, प्राकृतिक स्रोतों, गधेरों, नौलों, झरनों को बचाने के लिए जो अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है, उसी कड़ी में आज लच्छीवाला रेंज में भी हमने जो है कि पौधारोपण कार्यक्रम के माध्यम से और एक छोटी सी गोष्ठी के माध्यम से ये अभियान की यहाँ पे शुरुआत की है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों के अनुसार पूरे प्रदेश में सरकार ये अभियान चला रही है। गढ़वाल विश्वविद्यालय के बिरला परिसर के सीनेट हॉल में नेशनल पिट्ठू प्रतियोगिता का अनावरण कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक देवप्रयाग विनोद कंडारी, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर ओपी गुसाई मौजूद रहे। इस दौरान विधायक ने आगामी राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दी। 5 मई को इंदौर में होने वाली प्रतियोगिता में उत्तराखंड की सब जूनियर और सीनियर लड़के लड़कियां प्रतिभाग लेंगे। खेल को बढ़ावा देना हमारी प्राथमिकता है और जब हम ये पिट्ठू जो खेल जिसको हम पंचपत्री कहते हैं, ये हमारा बहुत पुराना खेल है और मुझे लग रहा है बचपन में पुराने लोगों ने सबने ये खेल खेला होगा। आज इसकी स्टूडेंट द्वारा यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। अब इसकी जर्सी आज यहाँ पे लॉन्च की गई है और अब यहाँ की जो टीम है वो मध्य प्रदेश में इसका प्रतियोगिता, राष्ट्रीय प्रतियोगिता होने जा रही है और मैं आज बच्चों को जो पूरी टीम है उनको शुभकामनाएं देना आया हूँ। आज के आधुनिक युग में कई खेल ऐसे हैं जो हमारे पारंपरिक खेल थे जिनको हम भूल चुके हैं, उनमें भी पिट्ठू एक गेम है। कई खेल हैं लेकिन पिट्ठू हम लेते हैं पर्टिकुलर क्योंकि पिट्ठू में हम आजकल कार्य कर रहे हैं और हमारे कई वर्कशॉप विद्यालयों के माध्यम से, हमारी टीम के माध्यम से जगह जगह स्थानों में लगाई जा रही है और बच्चे को कम से कम इसकी जो रूट है, जो जड़ है गेम की, उसके बारे में, उसके रूल रेगुलेशन के बारे में बताने का कार्य किया जा रहा है। और अभी हमारी टीम जो है नेशनल पहली बार जो है प्रतिभाग करने जाएगी, सीनियर नेशनल और सब जूनियर नेशनल। और अभी एक कार्यक्रम हमारे द्वारा जो है सीनेट हॉल में किया गया है और काफी उत्साह जो है नए बच्चों में देखने को मिल रहा है। अभी जो आगामी नेशनल प्रतियोगिता होनी है, 5वीं नेशनल प्रतियोगिता होनी है जो पिट्ठू की, वो इंदौर में होनी है 7 से 9 मई तक। मैं उत्तराखंड की टीम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं उत्तराखंड की टीम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। उस खेल में जो कहीं लुप्त हो गया था, आज एक पहचान दिलाई है उत्तराखंड पिट्ठू फेडरेशन ने और उत्तराखंड जो ट्रेडिशनल गेम का एसोसिएशन है उसने एक पहचान दिलाई है। और मैं जो हमारे फेडरेशन के हेड हैं, हमारे जो उपाध्यक्ष सर हैं, स्पेशली मनेंद्र लडोला सर और भट्ट सर, उनका थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन लोगों ने हमें एक मौका दिया है, एक एक्सपोजर दिया है कि जो गेम कभी लुप्त हो चुका था आज उसे हमें खेलने का मौका मिल रहा है। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। परिवहन विभाग द्वारा बाहर से आने वाहनों को ग्रीन कार्ड आवंटित किए जा रहे हैं। आरटीओ प्रवर्तन अनीता चमोला ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड आवंटित करने के लिए परिवहन विभाग द्वारा सेंटर स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा चेकिंग के लिए बल की तैनाती भी चारधाम यात्रा रूट पर की गई है।
विभाग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है और हमारे यहाँ जो बाहर की गाड़ियाँ और हमारे यहाँ की जो गाड़ियाँ हैं उनके लिए सभी कार्यालयों से ग्रीन कार्ड जारी किए जा रहे हैं। ग्रीन कार्ड ऑनलाइन माध्यम से सभी कार्यालयों से हम लोग इशू कर रहे हैं और इसके लिए हमने अलग अलग सेंटर्स भी बनाए हैं, रुड़की में, नारसन में और देहरादून में, आशा रोड़ी में। इसके लिए पृथक से सेंटर्स बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त हमारी चेकिंग के लिए पिछली बार की तरह हमने चेक पोस्ट यात्रा मार्गों पर स्थापित करी हैं। हर बार हम लोग 4 चेक पोस्ट स्थापित करते थे और एक हमारी शटल सेवा रुद्रप्रयाग में चलती थी। इस बार हमने एक सत्यनारायण में एक अतिरिक्त चेकिंग के लिए चेक पोस्ट लगाया हुआ है और विकास नगर में, हरबटपुर में भी हमने एक चेक पोस्ट अतिरिक्त लगाई है। मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी अपनी हरिद्वार पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने पत्नी भी उनके साथ जो है उनकी पत्नी भी गई हैं। हर की पौड़ी पर श्री गंगा महासभा के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने विधि विधान से गंगा पूजन कर आशीर्वाद लिया। आईसीसी के चेयरमैन और गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह हरिद्वार में हर की पौड़ी पहुंचे, जहां जय शाह ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गंगा तट पर विधिवत पूजा अर्चना की। साथ ही मां गंगा की आरती में भी जय शाह शामिल हुए। हरिद्वार के बहादुराबाद से बालिका की गुमशुदगी मामले में हरिद्वार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने लड़की के अपहरणकर्ता तनवीर को गिरफ्तार कर लड़की को सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में पीड़िता ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। गिरफ्तार आरोपी पीड़िता को नेपाल ले जाने की तैयारी में था। आरोपी ने पीड़िता को कई बार हवस का शिकार भी बनाया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर उसके साथ गैंगरेप किया, साथ ही उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया था। मई को बहादुराबाद कोतवाली क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा थाने में आके यह बताया गया कि उसकी पुत्री घर से लापता चल रही है। पुलिस क्योंकि मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल पुलिस ने बच्ची का एक मामला होते हुए पुलिस ने तत्काल जितने भी वेयर अबाउट्स हैं उनको चेक किया और जिन भी लोगों के संपर्क में ये लड़की रही थी उनकी गहनता से पूछताछ की गई तो ये बात प्रकाश में आई कि यह बच्ची एक तनवीर नामक युवक के संपर्क में थी और वो इसके साथ शादी करने को झांसे को दिलाते हुए वो इसको यहाँ से भगा के नेपाल जाने के फिराक में था। इसमें इसकी मदद एक वकील नाजिम कर रहा था और उसके द्वारा ही धर्म परिवर्तन की भी बात प्रकाश में आई। पुलिस ने तत्काल जितने भी रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए या लड़की को बस स्टैंड के पास से सकुशल रिकवर किया गया। उस लड़की के बच्ची के बयानों के आधार पर ही इस पर यह व्यक्ति और उसका साथ देने वाले दोनों ही व्यक्तियों के विरुद्ध धर्म परिवर्तन और पोक्सो अधिनियम और 376 की गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए दोनों को ही न्याय के अभिरक्षा में। राजधानी देहरादून में मौसम का मिजाज बदला है। देहरादून में शाम होने से पहले ही शहर में घने बादलों की वजह से अंधेरा छा गया और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई है। बारिश के कारण लोगों को बढ़ती गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने पहले ही बारिश का पूर्वानुमान जताया था। 4-5 मई को प्रदेश भर में तेज बारिश, आसमानी बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।